आप सुन रहे हैं माई डेडली डेविल लव, जिसके राइटर हैं उदय कश्यप, और उनकी इस जुनूनी कहानी को आवाज दी है नितिका चौधरी यानी कि मैंने। अध्ययन बहुत ज्यादा डर चुका था। मौत का खौफ उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। उसके लड़खड़ाते कदम और कांपता शरीर देख उसके पीछे आ रहे मौत के सौदागर को बेहद सुकून मिल रहा था। उसने आगे बढ़ते हुए अपना कोट उतारा और उसे गार्ड को पकड़ाते हुए बिना उसकी ओर देखे अपनी सर्द आवाज में बोला, अभी जो लड़की मेरी बाहों में थी, मुझे उसके बारे में सारी जानकारी चाहिए। और ये करने के लिए तुम्हारे पास बस तब तक का वक्त है जब तक मैं इस हरामजादे को आज़ादी ना दे दूं। जब तक मैं इसे जहन्नुम पहुंचा कर आता हूं, तब तक तुम उस डॉल की सारी जानकारी निकाल कर रखो। अधिराज की बात सुन गार्ड ने अपना सिर हिलाकर हामी भर दी, जो देख अधिराज के चेहरे पर मौजूद शैतानी मुस्कुराहट गहरी हो गई। उसने बंदूक पर अपनी पकड़ कस ली और फिर भूखे शेर की तरह अध्ययन के पीछे पीछे चलने लगा। उसके वहां से जाते ही गार्ड बिना देरी किए रिसेप्शन की ओर बढ़ गया, उस हसीना की सारी जानकारी निकालने के लिए। अधिराज की ये बातें और उसका आर्या को दिया ये डॉल शब्द इस बात का गवाह था कि उस बेदिल माफिया के दिल में मोहब्बत दस्तक दे चुकी है, जिसे पाने के लिए अब वो हर हद पार करने वाला है। वहीं इस बात से अनजान आर्या आराम से बीच पार्टी के लिए तैयार हो रही थी। उसे तो बस इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो और उसकी खूबसूरती एक बेदिल बेदर्द हैवान की निगाहों में चढ़ चुकी है, जो जल्द ही शायद उसका पागलपन भी बन जाएगी। महज एक छोटी सी मुलाकात ने उस हैवान के दिल में आर्या के लिए कुछ भर दिया था, कुछ ऐसा जिसकी गवाह जल्द ये पूरी दुनिया होगी। आर्या अपने बाल बना रही थी, तभी अचानक उसकी आंखों के सामने अधिराज का वो आकर्षक चेहरा और उसकी वो हेजल आंखें आ गई, जिन्हें देखते ही न जाने क्यों आर्या को क्या हुआ और उसका दिल बेचैनी से धड़कने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव उभर आया, जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और खुद के बेचैनी से धड़क रहे दिल को शांत करते हुए बोली, उन हेजल आंखों वाले शख्स से हुई मुलाकात सिर्फ एक लम्हा था, और सब जानते हैं कि बीते हुए लम्हे दोबारा नहीं आया करते। अपने दिल पर हाथ रख, इसलिए इतना बेचैन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुझे बेचैन करने का हक सिर्फ तेरे लूसीफर को है। इतना कहकर आर्या धीरे से मुस्कुराई और अपना फोन और पर्स ले कमरे से बाहर चली गई। अब उस बेचारी को क्या पता कि जिसका इंतजार वो पिछले 5 सालों से कर रही है, आज कायनात और किस्मत ने उसे उसकी जिंदगी में भेज दिया है। और रही बात उसके एक लम्हा होने की, तो हाँ, अधिराज एक लम्हा ही है, एक ऐसा लम्हा जो शुरू होने के बाद कभी खत्म नहीं होता। अध्ययन दौड़ते हुए एक होटल के बाहर आया और अपनी जेब से कार की चाबी निकाल तेजी से पार्किंग एरिया की ओर बढ़ने लगा। उसे पार्किंग एरिया की ओर जाते देख अधिराज के चेहरे पर एक कातिल मुस्कान तैर गई। उसने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और उसे अपने होठों के बीच रख लाइटर से जलाते हुए धीरे धीरे कदमों के साथ आगे बढ़ने लगा। आसमान में एक बार फिर बादल घिराए थे, तेज हवाएं चलने लगी थी, पूरा माहौल बदल गया था। पूरा माहौल एकदम डरावना हो गया था, और इसी दिल दहला देने वाले माहौल में वो शैतान होठों से सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। आसमानी बिजली में चमकता उसका वो भावहीन चेहरा पूरी तरह से हैवानियत से भर चुका था। उसकी आंखों में खून उतर आया था, जो बयां कर रहा था कि अब अध्ययन का बचकर जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उसका आगे बढ़ता एक एक कदम अध्ययन की कम होती उम्र का सबूत दे रहा था। अध्ययन पार्किंग एरिया में आया और तेजी से अपनी कार की ओर बढ़ने लगा। उसका पूरा बदन पसीने में लथपथ था। वो दौड़ते हुए अपनी कार के पास आया और हड़बड़ाते हुए कार का दरवाजा खोलने लगा। तभी उसके हाथ से कार की चाबी नीचे गिर गई, जो देख उसका दिल और जोर जोर से धड़कने लगा। अब भाई खुद ही सोचो, जिसके पीछे मौत हाथ धोकर पड़ी हो, उसके लिए तो एक एक सेकंड कीमती होता है। अध्ययन जमीन पर बैठ गया और अपनी उन खौफ भरी निगाहों को जमीन पर घुमाते हुए अपने हाथों को आगे पीछे दाएं बाएं हिलाने लगा। वो किस कदर खौफ से भरा हुआ था, ये उसका पसीने से भीगा बदन और कांप रहे हाथ साफ बयां कर रहे थे। वो जमीन पर इधर उधर चाबी टटोल रहा था कि तभी उसके कानों में किसी के जूतों की आवाज पड़ी, जिसे सुन जमीन पर चलते चलते उसके हाथ ठहर गए। उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया।
और उसकी सांसें धीमी हो गई, जो होना लाजमी था क्योंकि मौत उसके बेहद करीब आ गई थी। उसने अपनी वो खौफ भरी निगाहें जैसे ही अपने बराबर में डाली, वैसे ही उसकी आंखों में जो थोड़ी बहुत बचने की उम्मीद बची थी वो भी खत्म हो गई। अपने सामने पूरे रौब से खड़े उस हैवान को देख उसे अंदाजा हो गया था कि अब उसे खुद भगवान भी नहीं बचा सकते, मौत के उस सौदागर से। अध्ययन ने बचने की सारी उम्मीद छोड़ दी थी और बिना किसी भाव के उसे देखने लगा। उसे इस तरह खामोश देख अधिराज के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वो अपने हाथ में मौजूद बंदूक को घूरते हुए सर्द आवाज में बोला, तुझसे कहा था ना कि तू एक बार को भले ही भगवान से बच सकता है, लेकिन मौत के सौदागर से नहीं, क्योंकि वो ईश्वर उसे धोखा देने वाले को बख्शना आता है। लेकिन मैं एक हैवान हूँ और मेरे लिए धोखे का मतलब ही है मौत। फिलहाल अब तू बता, तुझे कैसी मौत चाहिए? बेरहमी से भरी या जिसे याद कर तेरी रूह दोजख में भी कांप जाए वैसी? अधिराज की बातें सुन अध्ययन डरने की बजाय मुस्कुराने लगा, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि एक बार को ईश्वर से रहम की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन अधिराज जैसे हैवान से नहीं। उससे रहम और दरियादिली की उम्मीद करना बेवकूफ़ी है। उसने खुद को कार से सटा लिया और अधिराज को देखते हुए धीमी आवाज में बोला, कैसी भी मौत दे तू मुझे अधिराज, बस इतना याद रखना कि ये बेहद होती बेरहमी और हैवानियत यहीं थम जाए, क्योंकि ये कायनात तुझसे भी कई गुना ज्यादा बेरहम है। एक सेकंड नहीं लगाएगी तेरी बेरहमी के आगे तेरे इश्क को लाने में। अध्ययन के मुंह से इश्क शब्द सुन अधिराज जोर जोर से हंसने लगा। उसकी वो हंसी बेहद डरावनी लग रही थी, जिसे कोई आम इंसान देख ले तो वही मौत की गोद में सो जाए। वो हंसते हुए अध्ययन के पास आया और उसके सामने अपने घुटनों के बल बैठ उसके चेहरे को देखने लगा। अचानक ही उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए। उसने कस कर अध्ययन के बाल पकड़ लिए और उसके चेहरे को घूरते हुए सख्त आवाज में बोला, इश्क, मोहब्बत और प्यार जैसे पाक शब्द हम हैवानों को शोभा नहीं देते, क्योंकि हम नापाक हैं। माफियाओं की दुनिया में मौत जैसी सच्चाई की अहमियत है, रूह को झूठा दिलासा देने वाली मोहब्बत की नहीं। साला मैं उन आशिकों की तरह नहीं हूँ जो एक के जाने के बाद उसी के लिए रोते रहते हैं। मैं तो एक माफिया हूँ, काली दुनिया का बादशाह, जो मोहब्बत नहीं सिर्फ बेदर्दी और हैवानियत करना जानता है। चिंता मत कर अधिराज, जिस दिन तेरे दिल में कोई ऐसा आएगा जिसके करीब होने पर तू सुकून को पाएगा और दूर जाने पर बेचैनी को, जिस दिन तेरे दिल पर किसी की तस्वीर छपेगी, उस दिन तेरी ये अक्सर दिख रही बेदर्दी और हैवानियत महज उसकी आंखों से निकलने वाले एक आंसू से बेअसर हो जाएगी। अध्ययन अधिराज के चेहरे को देखते हुए दर्द भरी आवाज में बोला, जो सुन अधिराज का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ गया। उसने उसके गले पर अपनी पकड़ कस ली और उसे हवा में उठाते हुए सर्द आवाज में बोला, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया, मगर अफसोस अब ये बल किसी काम का नहीं रहेगा। इतना कहकर अधिराज ने उसे छोड़ा और अपनी बंदूक को घूरने लगा। अध्ययन जमीन पर गिरकर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल पड़ गया था और वो जमीन पर सांस लेते हुए किसी कीड़े की तरह सरकने लगा। तभी उसके कानों में अधिराज की हैवानियत भरी आवाज आई, जो उसे घूरते हुए शैतानी लहजे में बोला, इस बंदूक से अगर तुझे मौत दी तो मौत की तौहीन हो जाएगी, और अधिराज इतना बेगैरत नहीं कि वो अपने सबसे वफादार साथी की तौहीन कर दे। इसलिए अब तेरी बेदर्दी चाहे असरदार हो या बेअसर, मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, अब तेरी मौत इतनी खौफनाक होगी कि उससे मेरी बेरहमी जरूर असरदार साबित होगी। अधिराज के इन शब्दों का मतलब इससे पहले कि अध्ययन समझ पाता, अधिराज ने उसका सिर पकड़ा और उसे कार से जोर जोर से देकर मारने लगा। पूरा पार्किंग एरिया अध्ययन की दर्द भरी चीखों से गूंज रहा था। सिर से खून पानी की तरह बह रहा था, मगर उस बेदर्द हैवान के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अध्ययन के खून से अधिराज की वो सफेद शर्ट लाल हो गई थी। खून के छींटे उसके चेहरे तक आ रहे थे, जो उस हैवान की हैवानियत का सबूत दे रहे थे। अध्ययन दर्द से चीख रहा था, किसी जानवर की तरह उसकी पकड़ में छटपटा रहा था, जो देख उस बेदर्द माफिया को बेहिसाब सुकून मिल रहा था।
और अचानक ही उसने विस्लिंग करनी शुरू कर दी, जैसे मानो उन चीखों के साथ लय बैठा रहा हो। कुछ देर तक इसी तरह दर्द भरी चीखों से गूंज रहा वो पार्किंग एरिया पूरी तरह से शांत हो गया, जो सबूत था कि हैवान ने अपनी हैवानियत का खेल पूरा कर दिया है और अपनी हुकूमत में आ रहे एक और कांटे का वजूद मिटा दिया है। अध्ययन को मौत के घाट उतारने के बाद अधिराज ने उसकी लाश को वहीं छोड़ दिया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। राधे राधे।